आमद है और लोगों की खास तौर पर तवज्जो है कि इस बजट में उनको क्या रिलीफ मिलता है। हुकूमत से उम्मीदें भी हैं उन्हें, लेकिन इसके साथ साथ इस हकीकत का भी इदराक ज़रूर करना चाहिए कि ये मुश्किल मुआशी हालात हैं और इसमें आवाम को बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ देना वो हकीकत से पर मबनी यकीनन नहीं होगा। कोई ऐसा अनरियलिस्टिक फैसला नहीं करना चाहिए जिससे आगे चल के पाकिस्तान की मईशत मजीद मुश्किलात का शिकार हो। उस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें फ़हीम सरदार साहब, सीनियर पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से ताल्लुक है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान में आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है कि डॉलर की कीमत ऊपर चली गई, डॉलर का रेट नीचे आ गया, ये कैसे होता है, कैसे चलता है, जरूर उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। फ़हीम सरदार साहब आपसे मैं आगाज करूंगा। आज एक जो मीटिंग हुई वजीर आजम पाकिस्तान की सदारत में इजलास हुआ, उसमें उन्होंने खासतौर पर IT सेक्टर पे कहा कि जी फिक्स्ड रिजीम, टैक्स रिजीम लाने का, और साथ साथ उन्होंने एक टारगेट भी दिया कि 4.5 अरब डॉलर की बरामदात करनी है हमने बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये फिक्स्ड टैक्स रिजीम जो है ये क्यों जरूरी है और क्या ये दीगर शोबों में भी लाई जा सकती है? जी शहजाद बहुत शुक्रिया। जो फिक्स टैक्स रिजीम का होता है ना, उसका एक बुनियादी मकसद ये होता है कि सारी जो शशोपंज है वो ख़त्म हो जाए। मतलब कि टैक्सेशन कितनी होगी, कैसे होगी, क्या उसका एक फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी डिटर्मिन होके ख़त्म हो जाती है। होता ये है कि हमारी देखिए टैक्स अथॉरिटीज़ पर भी प्रेशर होता है कि टैक्स उन्होंने इकट्ठा करना है। जो सारा टैक्सेशन का जो सिस्टम है उसको बड़े गौर से पढ़ना पड़ता है, तो उसके अंदर कई दफ़ा इंसान में थोड़ी सी ज़रा कन्फ्यूजन शशोपंज आ जाता है, कई दफ़ा गलती हो जाती है। अगर एक फिक्स्ड रिजीम करेंगे ना तो वो एक स्लैब, उसको आप कह सकते हैं वन स्लैब फॉर ऑल, ठीक, ताकि आप एक पेमेंट करके आप सारा मामलात आपके क्लियर हो जाते हैं। उसका होगा क्या कि अगर किसी ने काम करना है तो है कि यार मुझे सिर्फ इतना पे करना है और इससे जो है मैं अपना काम चलाता रहूँ। लेकिन IT का शोबा ऐसा है कि जो पाकिस्तान उसमें बहुत आगे भी जा सकता है। भारत की एक मिसाल हमारे सामने है और ये वो चीज़ है कि आपने एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि बाहर से आपने उसकी मद में डॉलर हासिल करने हैं। तो इस शोबे पे मजीद आप क्या कहते हैं कि क्या हो सकता है, क्या उनको इंसेंटिव दिए जा सकते हैं किस तरीके से कि अगर आप कार असेंबलर्स को, मैन्युफैक्चरर नहीं कहूँगा, उनको इतनी मराद देते हैं तो ऐसा तबका या ऐसा शोबा जो डॉलर लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त एक टूल है आपके पास, उनको मराद क्यों नहीं मिलती या नहीं मिली अभी तक? देखिए उसमें मेरे ख्याल है थोड़ा सा एक वक्त का तकाजा होता है और उसके लिए कोई एवोल्यूशनरी प्रोसेस आता है। IT के जो सबसे जो इसमें जो एक अट्रैक्टिव पहलू वो ये है कि इसमें आपको कैपिटल नहीं लगाना पड़ता और उसके बावजूद आपकी डॉलर इनफ्लो आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए ना, अगर 5 लाख 10 लाख हमारे यंगस्टर्स जो कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर दें, उनकी फुल एंड फाइनल लाइबिलिटी ख़त्म कर दें टैक्स की, तो आप उनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, डॉलर्स पाकिस्तान में आने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ वो जो ना वो मईशत का एक बुनियादी हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक। मलिक बोस्तान साहब, आप का जो शोबा है उस पर आजकल बड़ी बात हो रही है। रोजाना अखबार की एक हेडलाइन होती है कि जी डॉलर आज ऊपर चला गया, डॉलर आज नीचे आ गया। तो ये जो डॉलर की छलांगे हैं, ये क्या वाकई कोई एक जेन्युइन प्रोसेस है या इसमें आप समझते हैं कोई मैनिपुलेशन की है मार्केट फोर्सेस की तरफ से? मैं आपको ब्लेम या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मतलब ये कितना हकीकत पर मबनी ये चीज है? देखो जी, हमारी करेंसी को इंटरनेट में फ्लोर कर दिए गए, यानी डिमांड और सप्लाई पे। तो ये डिमांड और सप्लाई का मतलब भी होता है, जब डिमांड आएगी कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, डिमांड कम होगी रेट कम होगा। तो हमारे लोग इसको समझे ये कोई छट्टा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसे नहीं पाकिस्तान है। जो मजबूत तरीन करेंसी है, यूरो है, पौंड है, वो 4-5% बढ़ा, हमारी करेंसी तो फिर भी 1 से 2% ऊपर नीचे होती है। तो ये पहले ये नशीन कर रहे हैं। दूसरा जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, डॉलर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पूरा सबसे जो बड़ा मसला है पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज है, नंबर 1 मसला जिसको आप कह सकते हैं। रिजर्व आपकी जो है अगले मतलब दिसंबर तक आपने जो 6 अरब डॉलर देने हैं, जबकि आपके रिजर्व है ही नहीं, 4 अरब में वो भी मांगे तांगे हैं। तो ये इतनी चीजों को खटक नहीं आया, ऐसे 6 अरब डॉलर हुकूमत कैसे अरेंज करेगी? इसी वजह से बार बार डिफॉल्ट का नाम लिया जाता है। हालांकि इससे कोई डिफॉल्ट नहीं होगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने अरेंजमेंट किया हुआ है। ऐसी नहीं है कि उसने अरेंजमेंट नहीं किया हुआ। जैसे डार साहब ने कहा कि हमारे 100 ट्रिलियन के एसेट हैं, 100 अरब डॉलर हमने टोटल कर्जा देना है,
तो हम वो बेच सकते हैं हमारे पास। आपका जो ये शोबा है, ये फहीम सरदार साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा इस पर बात करें, क्या इसको मजीद रेगुलेट करने की जरूरत है? मतलब अगर फर्क देखें आप बैंक के रेट में आज से कुछ अर्से पहले जितना ज्यादा था, उसमें ये भी बातें आ रही थी कि जी वहां से पैसे लिए ओपन मार्केट में दे दिए, जो बीच में का डिफरेंस है वो आपने प्रॉफिट कमा लिया। मतलब अगेन आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जनरल जो ये बातें चलती रही हैं, तो क्या मजीद रेगुलेशन की जरूरत है इसमें कि हमारे जो ये डॉलर का आउटफ्लो है किसी तरह कम हो? देखो जी, हमारे आवाम तो लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है। अगर ये हुकूमत डॉलर को जरा इंटर बैंक में कंट्रोल करती है, उसको इम्पोर्ट जरा कम कर देती है, कहते हैं जी आर्टिफिशियली किया हुआ है, कैप लगाया हुआ है। जब कैप वो कहते हैं चलो जितनी एलसीओ क्यों में लगी उनको दे दो, ज़ाहिर डिमांड आती है। तो जब डॉलर बढ़ना शुरू होता है तो फिर कहते हैं अब बढ़ क्यों रहा है। भाई ये तो रहेगा, मैंने जैसे कहा ना, फ्लोट का मतलब भी होता है ऊपर जाना और नीचे आना। फ्लोट कहते हैं समुद्र की लहरें होती हैं और जिस तरह ऊपर आती हैं फिर वापस चली जाती है, ये करेंसी मार्केट में इसको फ्लोट कहा जाता है। तो कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान क्राइसिस से निकल आएगा वक्ती तौर पर। ये जो सारी परेशानी का हुआ है ये IMF है। IMF जो है हमें इतनी ज्यादा शराइत कड़ी रख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक वेरी राइट सर, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। फहीम सरदार साहब, ये भी बात की जाती है कि जो एक्सचेंज कंपनीज और अगर यहाँ से डॉलर बाहर जा रहा है और किसी तरीके से बात है तो उनको इस चीज पर आप रेगुलेट कर दें, कोई पाबंदी लगा दें कि जी वो डॉलर में किसी तौर पर कारोबार ना करें। डॉलर अगर आपने लेने हैं तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू सिर्फ वहां से लें। मतलब एक बात लोग करते हैं। देखिए ये नॉर्मल सिचुएशन रिक्वायर्स नॉर्मल स्टेप्स। यस, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि आप सबसे जो सिंपल सोल्यूशन होता है ना, वो आमतौर पे सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों का हल होता है। हम NSD में भी सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ अब जा रहे हैं और हम उन पे काफ़ी काम कर चुके हैं। आपकी जो बात अभी जो आपने बात की ये एक्चुअली आपके पिछले पॉइंट से लिंक्ड है कि जो IT के लोग हैं उनको एक बड़ा मसला हो रहा था डॉलर इनफ्लो में, और फिर कि वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। IT कंपनीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, फ्रीलांसिंग इज स्लाइटली डिफरेंट। लेकिन अभी इस वक्त अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप लेंगे तो उसका आपको वक्ती तौर पे शायद कुछ फायदा। मुझे सर एक बात होता है कि मुझे हुकूमत कहती है कि जब डॉलर आप बाहर से ला रहे हैं तो आप बैंकिंग चैनल के थ्रू लेके आएं। जब मैं यहाँ से बाहर डॉलर लेके जाना चाहता हूँ, चाहे $5,000 भी हैं, तो मुझे परमिशन होती है कि मैं जाके मार्केट से डॉलर खरीदूं, चाहे $310 का खरीदूं, मैं लेके चला जाऊँ मुल्क से बाहर। तो ये कैसा एक अजीब सी एक वो। देखिए ये चंद पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल है करेंसी की जो बॉडी है और स्टेट बैंक को साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी, और उसमें बैंकिंग सारी बातें इन्वॉल्व है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था वो ये है कि अगर हम एक मार्केट सोल्यूशन लेके चलेंगे ना, उससे होगा क्या कि आपकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आपने जो बात की है वो फौरन इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है और वो आसानी से टू वे मूवमेंट शुरू हो जाती है। इधर जो प्रॉब्लम आ रही है वो टू वे मूवमेंट की है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। वेरी क्विकली मलिक बोस्तान साहब के ये बात नहीं कि खुदा न खास्ता कोई कारोबार बंद करने की बात हो रही है, बात ये क्या ये मुमकिन होगा करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन या डीलर्स के लिए कि जी वो डॉलर में डील ना करे? अगर हुकूमत कोई ऐसी तजवीज सामने रखती है, बाकी करेंसीज में आप डील करें लेकिन डॉलर जो है उससे थोड़ा सा दूर रहें और ये बैंकिंग चैनल के थ्रू जो लेन देन हो सारा। मलिक साहब देखो, पहले तो ये मैं बता दूं, ये बैंकिंग हमारे भी बैंकिंग चैनल्स ही होते हैं। हमारे जितने भी डॉलर बाहर जाते हैं वो थ्रू बैंक ही जाते हैं, और जितने जाते हैं वो भी थ्रू बैंक ही जाते हैं। और ये लोगों को गलतफहमी है। एक्सचेंज कंपनी का बड़ा आम रोल है। एक्सचेंज कंपनी ने पाकिस्तान को इस वक्त $50 अरब दे चुकी है और पिछले 10 साल में, और पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया था तो उस वक्त एक्सचेंज कंपनियों ने $10 अरब इकट्ठे करके दिए थे। और अभी जितने भी $6 अरब सिर्फ हम ट्रेवलिंग, हेल्थ, एजुकेशन और जो इमिग्रेंट होते हैं या बैंकों में जो अपनी चले पॉइंट मिल रहे हैं। फहीम सरदार साहब को ये ऐड करना चाह रहे हैं। जी फहीम साहब क्विकली। बिल्कुल, जैसे बुस्तान साहब कह रहे हैं कि वो बैंकिंग चैनल से उनका बड़ा गहरा लिंक है। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना जरूरी है वो बार्टर मार्केट्स का है, जो हम 3 साल से NSD से कह रहे हैं कि बार्टर मार्केट्स लानी जरूरी है उन जगहों पे जहाँ पे हमें करेंसी का प्रेशर ज्यादा महसूस होता है। और अगर हम तो इस हद तक हमने प्रपोज किया था कि फाइनेंशियल बार्टर मार्केट्स होनी चाहिए ताकि जो एक होल सेल का कॉन्सेप्ट आ जाए बजाय कि बिट्स एंड पीसेस में हो। वो नेक्स्ट स्टेप है। तो अभी जो हमने ईरान और दीगर ममालिक के साथ बात की है, ये वीडियो थिंक ये किस तरीके से आगे चल के रिफ्लेक्ट करेगा? ये बहुत अच्छा है जी, एक आपने एवेन्यू खोल दी ना, मार्केट खोल दी। हम तो 3 साल से कह रहे थे और
اور بھی لوگ کہہ رہے تھے. مطلب شکر ہے کہ بات کنورج ہو گئی ہے, لیکن دا باٹم لائن از کہ آپ نے مارکیٹ وقت تو کس سو لانگ, جب یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی اور اتنی سمپل بات تھی تو اتنا آپ ٹائم کیوں لگا میں؟ ارے کمپلیکسٹی ہوتی ہے اس میں. اصل میں بارٹر مارکیٹ ایک طرح سے اتنی سمپل ہے کہ وہ کئی دفعہ انسان تھوڑا سا اس کو, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک سمپل سولوشن فار کمپلیکس ایشوز, اس کی طرف جانا ہے. آپ کے مسئلے بہت آسانی سے ریزالو ہوتے ہیں پرماننٹلی. کرنسی کا جہاں پریشر زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اس کی ڈائگنوسس پہلے ٹھیک کرنی ہے کہ اصل میں کیا مسئلہ ہے. اس کے حساب سے پھر آپ ایک میکنزم لائیں, سولوشن لائیں, بجائے کہ مثال کے طور پر اگر بستان صاحب ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں, میں ان کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ نہیں یہ پرابلم نہیں, وہ تو مارکیٹ میں بیٹھے ان کو بہتر پتہ ہے.